नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के जबरदस्त सेगमेंट में। कैसे हैं भाई सभी लोग? क्या मेरी आवाज आप सभी साथियों तक प्रॉपरली आ रही है? तो आज के सेशन को हम लोग बढ़िया शानदार तरीके से शुरू करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। सो हाउ यू ऑल? सबसे पहले कैसे हैं आप सभी लोग? बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है पहली क्लास का, और मुझे लगता भी है कि ये पहली क्लास हमेशा खास होती है। कारण क्योंकि यही क्लास आपके उत्साह को और ज्यादा और कहीं ना कहीं आपके डेडिकेशन को झकझोर देती है और आपसे बोलती है कि भाई बस सिलेक्शन लेना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बोलिए हाँ या ना? तो सिलेक्शन के लिए हम लोग तैयार हैं। एक बार वॉइस का बताइए ऑल गुड है? इफ एवरीथिंग इज फाइन वी कैन मूव ऑन। लेट्स मूव ऑन, शुरू करें। आई थिंक इट्स क्लियर। गुड आफ्टरनून दोस्तों, थैंक यू थैंक यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के जबरदस्त सेगमेंट में जुड़ने के लिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई सारे लोग अलग अलग सेगमेंट्स पर हमें देख रहे हैं, तो आप सभी लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ इशू, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, राइट? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारे लिए सबसे जरूरी बात क्या है और जो हमें बहुत ध्यान से यहाँ पर कैरी करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। इट्स योर फर्स्ट क्लास एंड सारी की सारी चीजों को एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे, राइट? एंड दैट्स व्हाट आवर पर्पस शुड बी। ठीक है, चलिए सो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज के सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे भैया सबसे इंपॉर्टेंटली, ठीक है, तो वी विल टॉक अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन क्लास, सिलेबस इंट्रोडक्शन, और किस तरीके से सारी चीजों को हमें कैरी करना है, ये सारी चीजें हम लोग विधिगत लेकर चलने वाले हैं। राधे राधे भाई। अच्छा, क्लास शुरू तो कर रहे हैं, उससे पहले यार आप लोगों से एक बार जरूर जानना चाहूंगा आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। हो जाएगा, मेंशन हो जाएगा, है ना? गुप्ता जी मेंशन हो जाएगा, परेशान मत हो। एक बार जल्दी जल्दी से सभी लोग बताएंगे और फिर हम लोग आज के सेगमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे एग्जाम से पहले हम सारी चीजों को बढ़िया तरीके से कैरी कर लें। और कोई जरूरी नहीं है, बहुत है, यह है बहुत है आपके पास, ठीक है? बहुत बढ़िया। बिहार, यूपी, जयपुर, राजस्थान, क्या बात है, मतलब भारत के सभी राज्यों से मुझे लगता है सभी साथी हैं। वेस्ट बंगाल से भी हैं, दिल्ली, उत्तराखंड, शानदार शानदार भाई। तो कई लोग शायद मुझे जानते हैं, नहीं जानते तो बता दूं, मेरा नाम भृगु है, ठीक है? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर मोर देन 10 ईयर्स, और आप लोगों के साथ अंग्रेजी और भी बेहतर तरीके से आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। और विश्वास एक ही चीज का दिलाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा पढ़ने में। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है? और सारी चीजों को समझेंगे ध्यान से, ठीक है? चलिए भाई, तो सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। देखिए इंग्लिश कई सारे विद्यार्थियों के लिए परेशानी है, और विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी माध्यम से होते हैं। लेकिन देखिए हिंदी मीडियम हो या आपका इंग्लिश मीडियम हो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी कंटिन्यूटी। मीडियम का फर्क थोड़ा सा है, मैं बिल्कुल कहूंगा, इस बात को एडमिट करूंगा, लेकिन अगर आपकी कंटिन्यूटी और परसिस्टेंट अगर आप है तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं। अब हमारे एग्जाम में जो इंग्लिश पूछी जाती है, बेसिकली ध्यान दीजिएगा, बेसिक से सारी चीजें बताऊंगा। हाँ, इस क्लास में अगर संभव है तो एक पेन पेपर या एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए शॉर्ट नोट्स की। वैसे तो आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के माध्यम से, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं क्योंकि जब आप किसी चीज को लिखते हो तो वो ज्यादा समय तक याद रहती है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, वेल एंड गुड है, ठीक है? ठीक है, चलिए भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से हैं तो इस बात को बहुत बड़ा हर्डल मत मानिएगा। पहली बात तो ये, एग्जाम में हमारी जो इंग्लिश आती है, राइट, एग्जाम में हमारी जो इंग्लिश आती है, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है? वोकैबुलरी है, ग्रामर है, एंड द थर्ड पिलर इज कॉम्प्रहेंशन। देखिए मैं सारी चीजें बताऊंगा, पहले आप लोग मेरी बात सुनेंगे अब, ठीक है? तो मैं जो बोलूं वो पहले फोकस करते हैं, फिर बाकी चीजें कैरी करेंगे, ठीक है? साथ के साथ नोट्स भी बना रहे हैं सर, अच्छी बात है, जो लोग नोट्स बनाना चाहे बना सकते हैं, बाकी मैं प्रोवाइड जरूर करूंगा एनोटेशन के साथ। लेकिन मैं एक वही एडिशनल आप लोगों से गुजारिश होगी, एक छोटी सी कॉपी बनाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ नई चीज पढ़ी ना, लिख लो तो ज्यादा समय तक याद रहती है, तो एक एडिशनल पॉइंट है, ठीक है? ये आपकी चॉइस पे निर्भर करता है। चलिए, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, वोकैबुलरी है, ग्रामर है, कॉम्प्रहेंशन है, तीनों ही है, ठीक है? अब क्यों है समझते हैं। देखिए हमारा सबसे पहले टारगेट डेफिनेटली टीयर 1 एग्जामिनेशन क्लियर करके हम टीयर 2 की ओर अग्रसर होंगे। तो आपको भी पता है टीयर 1 एग्जामिनेशन में ये तीनों ही लगभग तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है?
अगर मैं बात करूं वोकैबुलरी की, तो यहां पर ध्यान रखना लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चंस किसके आपको देखने मिल जाते हैं, वोकैबुलरी के। ग्रामर के क्वेश्चंस की बात करूं कॉम्प्रहेंशन से, तो 2 पैराजंबल के क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है, और 5 आपके क्लोज पैसेज, या कई बार क्या होता है छोटे छोटे पैराग्राफ्स भी पूछ लेते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स भी आपसे पूछ लेते हैं, तो वो भी संभव हो सकता है। एंड सेकंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, ग्रामर। देखिए ध्यान रखिएगा, 7 क्वेश्चन ये हो गए, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ये हो गए, और बाकी का जो ग्रामर का पार्ट है इसमें वॉइस है ना, और बाकी सेगमेंट्स हैं, तो लगभग अगर हम बात करें तो 8 क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाते हैं, ठीक है, 8 क्वेश्चन, तो 8 और 7 लगभग 15 और 10 क्वेश्चन। तो ये आपकी पूरी एग्जामिनेशन फिलॉसफी है, ये आपकी पूरी की पूरी एग्जामिनेशन फिलॉसफी। हाँ बिल्कुल हो जाएगा आराम आराम से लक्ष्मण, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़े। अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आप सभी साथियों से, जो जनरली मैं अपनी क्लास में पहले दिन पूछता हूं, इन तीनों में हम सबसे ज्यादा वीक कहां अपने आप को महसूस कराते हैं? ये 3 मेजर पिलर्स हैं, ठीक है, आपको कौन सा पिलर लगता है कि सबसे वीक है? देखो ये आप कहोगे कि सभी वीक हैं, तो चलो वो एक अदर केस है, पहले इन तीनों में से चुनिए वीकेस्ट क्या है, और वीकेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री, तो इनमें से एक चुनना ही पड़ेगा, है ना, कि वोकैब वीक है, ग्रामर वीक है, या कॉम्प्रहेंशन वीक है। तो देखिए जो वीक है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, हमेशा ध्यान रखिए वीकेस्ट को टाइम देना है, वीकेस्ट को टाइम देना है, जितना ज्यादा आप उसके लिए अटेंटिव होंगे चीजें आपको ध्यान देंगी। देखिए हमसे सबसे ज्यादा गलती कहां होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना डिफिकल्ट नहीं है, बट प्रॉब्लम कहां है कि हम उस चीज को ज्यादा पढ़ते हैं जो हमें ऑलरेडी आती है, मानेंगे या नहीं? जबकि इसका उल्टा होना चाहिए, जो वीकेस्ट पार्ट है उसे इंप्रूव कीजिए, जिससे कि जो आता है उसमें तो मार्क्स आ ही जाएंगे, लेकिन वीकेस्ट पर अगर आप काम करेंगे तो दिस विल हेल्प यू आउट, ठीक है। तो हम तीनों को ही लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में तीनों का ही वेटेज, हाँ ये आपको दिख रहा होगा सबसे ज्यादा वेटेज है वोकैबुलरी का, ठीक है, ये आपको यहां से समझ में आ जाता है। आइए भाई आगे आते हैं। तो भाई देखिए इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 नंबर हैं, और हमारा टारगेट 50 बाई 50 का ही होना चाहिए, और इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? 50 बाई 50 का टारगेट लेके ही चलेंगे, क्योंकि जो वीकेस्ट है अगर आप उसमें बाकी चीजों में आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप दूसरों से बेहतर कर सकेंगे, ठीक है। तो हमें ये 25 क्वेश्चंस को पूर्ण रूप से कैरी करना है। आइए देखिए मैं आपके सामने, आप लोग शायद देख रहे होंगे जो लोग रेगुलर हैं, इस तरीके से जब आप एग्जाम देते हो उसके बाद आंसर की आती है, तो आप देख रहे होंगे कि मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन में, राइट। आप देख सकते हैं ये आंसर की आती है, चाहे एंटोनिम हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, आपको इजीली दिख रहा होगा, ठीक। इसी की तरह एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आप देखो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन का पॉइंट समझिए कैसा पूछा गया है, आइडेंटिफाई द एरर इन द यूज ऑफ प्रेपोजिशन, यानी आजकल क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा रहे हैं जहां आपसे स्पेसिफाई करके बोल रहा है, वो चैप्टर वाइज बोलते हैं ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, वो यही है, और ये एग्जाम में आ रहा है। वो बोल रहा है कि भाई प्रेपोजिशन की गलती क्या है वो बता दो सीधे। एक तो आता है मिक्स्ड एरर डिटेक्शन, एक क्या आ रहा है स्पेसिफाई करने वाला, तो ये भी मतलब हम ध्यान रखें। जो लोग सोचते हो नहीं भाई मिक्स ही सब कुछ आ रहे हैं, देख सकते हैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके सामने वो क्या वॉइस का क्वेश्चन इस तरीके से। एक ये मैं बोल रहा था वो कैप का पार्ट, हम लोग क्या करते हैं वर्ड्स को रट लेते हैं, मैंने कोई वर्ड उठाया याद किया इसका मीनिंग तो ये होता है, रट लिया। लेकिन आजकल एग्जामिनर क्या कर दिया है, थोड़ा सा हमारे साथ एग्जाम में खेल दिया है। क्या? हमें ऐसा क्वेश्चन दे रहा है कि भाई जो सेंटेंस बेस्ड है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपके सामने एक सेंटेंस आया और आपसे पूछा आप सेंटेंस के अनुसार परपेचुअल का अर्थ बताइए। तो कई बार क्या होता है कि आपने शाब्दिक अर्थ याद कर लिया, लेकिन हो सकता है उस सेंटेंस में उसका मीनिंग डिफरेंट हो, तो हमें इस चीज के लिए भी तैयार बिल्कुल रहना है, राइट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूर्ण रूप से आ रहे हैं। आई होप दैट्स क्लियर एवरीवन, ठीक है। चलिए भाई, तो ये एक छोटा सा बस डेमो मैंने आपको दिया कि इस चीज का है। अब देखिए वोकैबुलरी से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, फटाफट से ये देख ले, एक बार जल्दी से सिलेबस का इंट्रोडक्शन हो जाए ना, फिर हम लोग सारी चीजें एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, परेशान मत होइए, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। सिनोनिम्स के लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में, फोकस कीजिएगा, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है। एंटोनिम के 1 से 2 क्वेश्चन, स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन आपको 1 से 2 मिल जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। अब स्पेलिंग में दोनों ही आते हैं, हो सकता है वो आपसे
रॉन्गली स्पेल्ड पूछ ले, हो सकता है वो आपसे करेक्टली स्पेल्ड पूछ ले, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ, इसी में सेंटेंस बेस्ड भी आने लगे हैं आजकल। सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं दोस्तों, कि आपके सामने 4 सेंटेंसेस होंगे। प्लीज सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से चीजें बता रहा हूं जिससे कि आप स्टिक रहें। क्या आ रहा है, ऐसा नहीं कि बस भाई एक चीज तैयार कर ली हो गया। क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आपसे 4 सेंटेंसेस पूछ ली और आपसे कहा चारों में से वो सेंटेंस बताइए जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। यानी 3 सेंटेंस ऐसे होंगे जिनमें कोई ना कोई वर्ड की स्पेलिंग गलत है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, राइट। तो ये भी आपसे पूछे जा रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक के 1 से 2 क्वेश्चन, और अंत में क्या है, मुहावरे 1 से 2, ये भी आपसे सेंटेंस बेस्ड पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आई होप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। मार्क्स का सब्स्टिट्यूशन और वेटेज बता रहा हूं जिससे कि आपको सारी चीजें ध्यान रहे कि हमें फोकस सबसे ज्यादा कहां करना है। क्लियर है। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई सारे आप में से स्टूडेंट्स हैं जो पूछ रहे हैं कि सर अरे ये तो ऐसे चल रहेगा, क्या वैसे चलेगा। एक बात समझ लीजिए, हम लोग जिस एग्जामिनेशन को टारगेट किए हैं वहां सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ध्यान रखना पीवाईक्यूज का। आज भी पीवाईक्यूज प्लस न्यू, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। अब चाहे इसमें ग्रामर हो, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे कॉम्प्रहेंशन का पार्ट हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सब चीज का लेक्चर होंगे, परेशान मत हो, ठीक है भाई प्रथम भाई, ठीक है। सब चीज आपको मिलेगी, चिंतित ना हो। तो आपको एक चीज जरूर ध्यान से समझनी है कि पीवाईक्यूज का वेटेज आज भी अगर हम एग्जामिनेशन में देखें तो 70 से 80% है, और बाकी का अगर मैं बात करूं 30 से 40% आपको नई चीजें मिल जाती हैं, राइट। तो हमारा लर्निंग का प्रोसेस ऐसा ही होना चाहिए कि हम पीवाईक्यूज यानी पुरानी चीजों के आधार पर भी और जो नई चीजें हैं वो पॉसिबिलिटीज भी लेकर चलेंगे, ठीक है। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। ठीक, नेक्स्ट पर आ रहे हैं। देखिए अब देखो क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस क्वेश्चन है, कुछ लोग अभी जानते हैं शायद कि वी हैव दैट पोल वाला फीचर एज वेल। तो आप लोग मुझे बताइए इसमें से कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग गलत है। देखो ये सबसे अच्छी चीज है कि हर दिन हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर पोल स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है। प्रयास करें, बताइए जरा, फटाफट से बताएंगे सभी विद्यार्थी क्या हो सकता है यहां पर सही और उचित स्पेलिंग। फटाफट से आंसर दें भाई सभी विद्यार्थी। चलिए भाई, अप्रिसिएशन, अप्रोप्रिएट, अपीयरेंस, असैसिनेशन। अब देखो एग्जाम में भी आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे कहेंगे बताओ भाई इनमें से कौन सा शब्द है जो आपको गलत लग रहा है, कभी रॉन्गली कभी करेक्टली, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपको स्पेलिंग, अब देखो आज एक हिंट बताता हूं, सबसे ज्यादा गलती आती है वाउल की। कितने होते हैं वाउल्स, A E I O U, ये क्या है भैया, आपके वाउल्स हैं, राइट। अब आपने अगर वर्ड सुना है, पढ़ा है, देखा है तो ही स्पेलिंग आएगी। अब आप इसमें सोचो कि नहीं सर कुछ लॉजिक आ जाएगा, कुछ लॉजिक दौड़ कर आएगा, तो वो तो संभव नहीं है। तो इसमें सही जवाब क्या है, तो आप देख सकते हैं अपीयरेंस की स्पेलिंग आपको दिख रही होगी। देखें भाई टॉप 10 कौन रहे, ठीक है। देखो 64% लोग सही रहे, 36% लोग लगभग गलत हो गए। तो स्पेलिंग पर हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें टॉप 10 पर है राहुल, ज्योतिष, साहिल, रुचिता, है ना, तनवीर हैं इत्यादि हमारे साथी। इस तरीके से आपका नाम आपको दिख जाएगा। अपीयरेंस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, अपीयर, APPEAR। तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आपको देखने मिल जाएंगे, स्पेलिंग बेस्ड, ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ठीक है। अब एग्जाम में वोकैबुलरी कहां से आ रही है। अच्छा देखो जो मैं आपको बताऊंगा वो आप मानोगे, ये आप लोगों को करना है, बोलो हाँ या ना। क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो आपको ये भी तो समझना पड़ेगा आपका भाई जो आपसे कह रहा है वो महत्वपूर्ण है, बोलो हाँ के ना। आपका भाई जो आपसे कह रहा है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखो कुछ लोगों ने ऑप्शन डी असैसिनेशन लगा दिया है। भाई असैसिनेशन की स्पेलिंग में आपको क्या ही समस्या लग रही थी, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आया है। हो जाता है कभी, हो जाता है कभी कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो देखिए ASS यही स्पेलिंग है, बिल्कुल सही है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए एग्जाम में वोकेबलरी मैंने आपसे कहा दो तरीके से आ रही है, सबसे पहला प्रीवियस ईयर वर्ड्स, दूसरा है न्यूज़पेपर वर्ड्स। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। देखिए मैं सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं सिलेक्शन, दूसरा कुछ नहीं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये हम लोग क्लासेस में भी करेंगे, लेकिन आपका भाई अगर आपसे रिक्वेस्ट करेगा, मैं रिक्वेस्ट ही करता हूं, तो आप सुबह 8 बजे एट 8 AM एक यूट्यूब पर एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर मैं एक सेशन लेता हूं जिसमें न्यूज़पेपर और पीवाईक्यूज का जबरदस्त समागम है। तो आप जरूर समय निकालकर उस सेशन को अटेंड करें। दिस इज ट्रूली हेल्पफुल एंड फ्रूटफुल। जरूर इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट, क्योंकि देखो वोकैब का वेटेज इतना ज्यादा है, जितना पढ़ लो उतना कम है। वोकैब में आप सब भी जानते हो जितना पढ़ लो उतना कम है, तो हम क्यों ना उस लेवल तक पढ़ लें जिससे कि हम सिलेक्शन तक पहुंच जाए। सो दैट्स द सिनेरियो दैट यू पीपल नीड टू रिमेंबर। ठीक है, तो वोकैबुलरी के लिए दो कॉम्बिनेशन है और आपको ये ध्यान रखना है कि 8 AM का ये सेशन आपको जरूर अटेंड करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोशिश जरूर कीजिएगा। क्लास अगर है तो कोई बात नहीं, बाद में देखिए, लेकिन जरूर ध्यान रखना है। जब तक अटेंड कर सकते हैं, मान लो 8:30 पे क्लास है तो तब तक 8 से 8:30 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी का बाद में रिकॉर्डेड रूप में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हाउ टू इंप्रूव वोकैबुलरी। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम में से बहुत सारे लोग आज भी क्या कर रहे हैं, घिसे पिटे शब्दों तक ही अपने आप को लेकर चल रहे हैं। समझ रहा, घिसे पिटे शब्द मतलब जो हमें याद है, बस हम सोच रहे हैं कि इसी से ही सब कुछ एग्जाम में आ जाए। आपको भी पता है पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता है पॉसिबल नहीं है। क्या आपको जो वर्ड याद है वही एग्जाम में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा शब्द पूछता हूं, बताइएगा कि ईमानदार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ईमानदार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? छोटा सा टेस्ट आपको बता रहा हूं। व्हाट वी कॉल द पर्सन हु इज ईमानदार? तो आप बोलोगे ईमानदार के लिए सर बिल्कुल ऑनेस्ट। अब एग्जामिनर को पता है कि ऑनेस्ट आप में से 99% विद्यार्थी होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है। आपसे पूछेगा, सोचिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो हमें क्या करना है, शब्द का समानार्थी एटलीस्ट अच्छे से याद हो। जैसे मान लो एक शब्द होता है कैंडिड, बहुत पॉपुलर है आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कैंडिड इसको बोलते हैं स्पष्टवादी। स्पष्टवादी जो स्पष्टता से सारी चीजें। अब लॉयल क्या हो गया? वफादार हो गया। ठीक है, वो भी ठीक है। अब इसके लिए एक मुहावरा बना, कॉल स्पेड अ स्पेड। जो स्पेड को स्पेड कहता है वो स्पष्टवादी है। हाँ बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं ये भी सही है, लेकिन मूल बात आप लोग समझ रहे होंगे कि एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इन चीजों को भी ध्यान रखें। ठीक, तो ये ध्यान रखें, पिक न्यू वर्ड्स, कोशिश करें नए शब्द। तो जैसे कि मैंने कहा 8 AM सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्लास में भी हम करेंगे, बट ये कोशिश जरूर करना है आप सभी लोगों को। चलिए भाई, यूज न्यू वर्ड्स इंस्टेड ऑफ ओल्ड वर्ड्स, ये मैं हमेशा आपको बोलता हूं। ये ध्यान से देखिए, नए शब्दों का प्रयोग करना शुरू कीजिए, किसकी अपेक्षा में? पुराने जो आपको याद हैं। इससे क्या होगा, एक लालसा बनेगी, क्या नया शब्द याद है, याद हो गया है। राइट, दैट्स वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट, ये सबसे जरूरी है, ये मैं आज आपको एक ट्रुथ बता रहा हूं। मैक्सिमम विद्यार्थियों के संग प्रॉब्लम क्या है, हम एक बार में शब्द को याद रखना चाहते हैं। मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या है भाई? एक बार में याद रखना चाहते हैं। बोलो हाँ या ना। देखिए ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आपको आज भी कई सारे ऐसे वर्ड्स याद हैं, वो कैसे याद हुए? आपने उसे कई बार याद किया। स्पेड मींस क्लियर, हिंदी में फावड़ा बोलते हैं उसको हाँ हम लोग हैं वहां, है ना। अलग अलग तरीके, अब का ताश के पत्तों में भी होता है स्पेड, है ना। अलग अलग हिंदी सेगमेंट है। तो आपको क्या करना है, एक बार में याद नहीं रख सकते, इसीलिए आपको रिवीजन की पॉलिसी फॉलो करनी है। जब तक रिवीजन नहीं है तब तक सिलेक्शन रूपी भाव जागृत नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं इसीलिए कि आप इंप्रूव करें। ठीक है, बिल्कुल यहां पर बिल्कुल कैंडिड का मतलब टू एक्सप्रेस समथिंग विदाउट फियर एक्सप्रेसिवली, इट शोज योर कैंडिडनेस, द बिहेवियर दैट यू कैरी विद इन, राइट, द लॉयल्टी इज द पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, अब आते हैं ग्रामर पर।
अब वोकैब की बात हो गई, ग्रामर से क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, वॉइस के क्वेश्चन है जिसे हम लोग बचपन से जानते हैं क्या बोलते हैं, एक्टिव पैसिव, ये एग्जाम में हमें देखने ही मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, नरेशन के क्वेश्चन जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, राइट, फिलर या जिसे क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, फिलर या जिसे क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं ग्रामर बेस्ड, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है विद्यार्थियों को, सर एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनते कहां कहां से, एरर और ये सारी चीजें बन कहां से रही हैं, तो इस चीज को जरा ध्यान से देखें। तो ग्रामर के देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, बात करेंगे अभी इनकी। फिर उसके बाद आर्टिकल, सर पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आता, नहीं आता, वो भी बताऊंगा क्यों। नेक्स्ट है क्वेश्चन टैग, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। नेक्स्ट आते हैं टाइम एंड टेंस। फिर आपने वॉइस नरेशन देख ही लिए। तो मेजरली आपके जो एरर डिटेक्शन, राइट, एरर डिटेक्शन हुआ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हुए, उनका जो सेगमेंट एग्जाम में है वो यहीं से आपको देखने मिल रहा है। लास्ट पिलर पर आते हैं, दैट इज कॉम्प्रहेंशन। एग्जाम में क्लोज टेस्ट आपको मिल जाता है, पैरा जंबल है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, मूल रूप से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन या जिसे हम बोलते हैं अनसीन, ये हमारे कहाँ आता है, टीयर 2 में। तो अभी हम बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होंगे, लेकिन एक प्रॉमिस आप लोगों से चाहूंगा कि डेली कम से कम 10 से 15 मिनट आप रीड करें। कोई भी जो भी आपको इंग्लिश का कंटेंट मिलेगा आप 10 से 15 मिनट जरूर उसे रीड करेंगे, ये मेरा आपसे विशेष निवेदन है, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर एवरीवन। देखो प्रॉमिस करना और उसे फुलफिल करना जमीन आसमान का अंतर मानता हूं मैं, इसीलिए प्रॉमिस करो तो उसे फुलफिल करोगे तो आपके लिए वैल्यूएबल होगा वो सेगमेंट, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर एवरीवन। तो ये आपका कॉम्प्रहेंशन का पार्ट है। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं बेसिक से सारी चीजों को। सो आर यू रेडी? तो ये पूरा एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, ठीक है। देखो मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे उसका भी रीजन क्या है, प्रॉपर एनालिसिस चीजों में नहीं होती है, ठीक है। तो हमें धीरे धीरे करके सारी चीजें चलेंगे। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है। एक छोटा सा सेगमेंट आप लोगों से बस यही चाहूंगा, बेसिक से शुरू करें एकदम, बताओ जरा, जिससे कि एकदम अपने आप को बिल्ड कर लें। बोलते हैं ना फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो आप उसके ऊपर कितना भी बढ़िया घर बना सकते हैं, भारी भरकम शानदार ही होगा। तो हम बेसिक से चलेंगे एकदम, तो परेशान आपको नहीं होना है, ध्यान से मेरी बातें सुननी है। लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। चलिए बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एक छोटा सा क्वेश्चन, इन दोनों में कौन सी स्पेलिंग आपको ठीक लगती है? कम ऑन, इन दोनों में कौन सी स्पेलिंग आपको ठीक लगती है ग्रामर की? सबसे पहले ग्रामर नहीं है ये, है ना, उच्चारण ग्रामर, हिंदी में जिसे व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण क्या है? भाषा को एक इफेक्टिव वे में बोलना लिखना पढ़ना सिखाती है। तो सबसे पहली बात जो ध्यान रखना, ग्रामर की ये कोई स्पेलिंग ही नहीं होती, ना अमेरिकन ना ब्रिटिश। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कई विद्यार्थियों की, जो ये मानते हैं, हमेशा मैंने देखा है कि ग्रामर में, और सॉरी ये ब्रिटिश है ये अमेरिकन है। सो द ओनली स्पेलिंग दैट एग्जिस्ट इन इंग्लिश दैट्स ग्रामर, GRAMMAR, ठीक। अब देखो ग्रामर की सबसे बेसिक यूनिट क्या है, या भाषा की अंग्रेजी की सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सबसे बेसिक यूनिट है जिसे हम बोलते हैं लेटर। लेटर और अल्फाबेट में क्या अंतर है, कोई बताएगा? एनीवन? ये मैं जनरली आप विद्यार्थियों से पूछता हूं, आपको मुझे बताना है। एकदम बेसिक से समझोगे, सारी पॉइंट समझ में आएंगे, किस चीज की उत्पत्ति कहां तक पहुंची। तो देखिए लेटर माने पत्र आप कहें उससे पहले मैं बोल दूं ये अक्षर वाला है, ठीक है। और अल्फाबेट का मतलब है वर्णमाला, ठीक है। अल्फाबेट का मतलब क्या है? वर्णमाला। एक अक्षर है और दूसरा क्या है? वर्णमाला। क्या अंतर है भाई? तो देखिए समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने आपसे पूछा AJKLO ये क्या है, तो आप कहोगे ये तो लग तो अल्फाबेट रहे हैं, बट इन्हें आप क्या कहेंगे? लेटर्स कहेंगे। ये क्या है? लेटर्स हैं। तो फिर अल्फाबेट क्या है? ध्यान से समझिए, ए से लेकर जेड तक, एवरीवन, ए से लेकर जेड तक पूरे 26 एक साथ लिखे गए और इनके समूह को क्या किया गया, कहा गया अ ग्रुप, उसको क्या कहा? अल्फाबेट। क्या मेरी बात समझ में आई प्यारे दोस्तों? क्या मेरी बात समझ में आई आप सभी साथियों को?
ये सब क्या है? अक्षर हैं, लेटर्स हैं। लेकिन अल्फाबेट वर्णमाला कब बनी? ए से लेकर जेड तक पूरे 26 के 26 लिखे गए, तो उन्हें अंग्रेजी में कहा गया इंग्लिश अल्फाबेट। उन्हें क्या कहा गया? इंग्लिश अल्फाबेट। आई होप दैट्स क्लियर। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, तो फिर अल्फाबेट्स क्या हैं? मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा। सामान्य रूप से ग्रामर में अल्फाबेट्स एग्जिस्ट नहीं करता। कारण, क्योंकि 26 के 26 पूरे यहां आ ही गए, तो अल्फाबेट्स क्या है? तो जैसे गुड माने अच्छा, गुड्स माने सामान, पढ़ा होगा शायद कभी, याद आ रहा है? आम माने भुजा, आर्म्स माने हथियार। ठीक वैसे अंग्रेजी में अल्फाबेट का जब प्लूरल बनाया अल्फाबेट्स, तो ये सामान्य रूप से भाषा की ओर इंगित करने लगा। किसको इंगित करने लगा? भाषा, यानी इंग्लिश लैंग्वेज। कभी अगर क्वेश्चन बन जाए तो प्लीज ध्यान रखिएगा, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अल्फाबेट्स एक्चुअली ग्रामर में एग्जिस्ट नहीं करता, बट हाँ अंग्रेजी का शब्द मान लिया गया है, इसका मतलब भाषा है। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है। वर्ड, शब्द, वर्ड माने शब्द, किससे मिलकर बनेगा? लेटर या अल्फाबेट? जल्दी से जवाब दो। वर्ड, शब्द किससे मिलकर बनेगा? जल्दी बताएं। बता दूंगा समय समय पर, बुक के लिए इतना चिंतित मत हो, पहले दिन आराम से पढ़ो, है ना? आवश्यकता होगी तब सब बता देंगे। ठीक है, बिल्कुल। क्वार्टर माने 1/4, क्वार्टर्स माने प्लेस ऑफ रेजिडेंस। वेरी वेल डन। चलिए, तो आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया लेटर से बनेगा। कुछ लोग, एक दो लोग हैं जो भाई अल्फाबेट की ओर भी जा रहे हैं। नहीं जाइए, बिल्कुल सही बात है। देखिए 26 पूरे लिखे गए तभी अल्फाबेट बना। हमें ध्यान रखना है वर्ड किससे मिलकर बनता है? लेटर। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे ही कुछ भी नहीं, अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। देखिए, बातें हमेशा दो तरीके से समझना है। हम लोग इंग्लिश को पूर्ण रूप से क्यों नहीं समझे? क्योंकि बस हम रटने के पीछे भागे। मैंने आपसे पूछा कि वर्ड किससे बनेगा, तो आपने बोला लेटर से, तो मैंने लिख दिया आपके सामने A-Z-K। मैंने आपके सामने लिख दिया A-Z-K। तो आप मुझे जरा बताइए, क्या A-Z-K आपके हिसाब से कोई वर्ड है? क्या ये कोई वर्ड है? तो आपने कहा वर्ड तो नहीं है, A-S-K होता तो ये तो अभी वर्ड है। A-J-K क्या है? A-Z-K कोई वर्ड है? नहीं है। तो कंबाइन तो कर दिया, लेकिन क्या कोई मीनिंग आ रहा है? नहीं। तो इसीलिए अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर सी क्या है? वर्ड है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, वर्ड से मिलकर क्या बनेगा? वर्ड से मिलकर क्या बनेगा? तो इस बात को भी आपको ध्यान से समझना है। वर्ड से मिलकर दो चीजें बनती हैं। वर्ड से मिलकर दो चीजें बनती हैं। कौन कौन सी? फिर वही सेम पॉइंट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। एक का मीनिंग कंप्लीट होगा, लेकिन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनकम्प्लीट मीनिंग भी तो देगा। तो देखिए भाई, ध्यान रखना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग कंप्लीट है उसे मूल रूप से क्या कहते हैं? सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग इज बेसिकली कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट मीनिंग, तो इसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज या क्लॉज। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे अंतर क्या है। अभी के लिए ध्यान रखना। बोलिए, मेरी बात समझ में आ गई? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग इज सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट मीनिंग। देखिए, आप अगर सीख रहे हैं तो शब्दों के साथ आप आसानी से खेल सकते हैं। यहां देखिए, कंप्लीट बस इनकम्प्लीट, अंतर भैया, अंतर सिर्फ इतना सा है और कुछ नहीं। आई होप दैट्स क्लियर एवरीवन। अच्छा, कई सारे सेगमेंट्स में देखो, मैं इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी बताता हूं, आपको भी बताना चाहूंगा क्योंकि आप अपने ही हैं। सेंटेंस को दो भागों में तोड़ दो, सेंस प्लस टेंस। दिख रहा है? कर सकते हैं संधि विच्छेद। हमने इसको दो भागों में तोड़ दिया, सेंस प्लस टेंस, मतलब शब्दों का समूह जिसका एक कंप्लीट सेंस है, यानी कंप्लीट मीनिंग। ध्यान देना, शब्दों का एक समूह है जिसका कंप्लीट सेंस है और जिसमें कोई ना कोई टेंस है। देखिए, टेंस बोले तो वर्ब समझिए, यहां पर बिना वर्ब के सेंटेंस बनेगा ही नहीं। ठीक है,
मैं अभी आ रहा हूं, उसी बात पर आएंगे, फ्रेज और क्लॉज में क्या अंतर है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। ये बात क्लियर है? तो सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कंप्लीट सेंस, इनकम्प्लीट। चलिए भाई आगे आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर आपके सामने लिखा। एग्जाम्पल क्या है? राहुल इज टीचिंग अस मैथमेटिक्स। बताइए ये सेंटेंस है या नहीं है? ईमानदारी से। एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या ये सेंटेंस दिख रहा है आपको? अपडेट हो जाएगा अंजू, परेशान मत हो, मैं आज बात कर लूंगा, ठीक है? बताइए जरा, राहुल इज टीचिंग अस मैथमेटिक्स। आप बोलेंगे मीनिंग तो कंप्लीट है, लेकिन मैंने यहां पर एक एग्जांपल और लिखा। मैंने लिखा इन द मार्केट। ये उसके इसका कोई लेना देना नहीं है, अलग है। क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? इन द मार्केट, बताइए, टू द फैमिली, क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? इन द मॉर्निंग, क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? बोलिए। तो शब्दों का समूह तो है, शब्दों का समूह तो है, और मीनिंग क्या है? इनकम्प्लीट है। तो इसको सामान्य रूप से वाक्यांश या जैसे क्या कहते हैं, फ्रेज। शब्दों का समूह जिसमें ना तो सब्जेक्ट हो ना वर्ब हो। अब कुछ लोग डेफिनेशन के पीछे भागेंगे, ठीक है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब gives incomplete meaning. Incomplete meaning is phrase। ठीक है? फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं होते। क्लॉज जो होता है इसमें सब्जेक्ट वर्ब हो सकते हैं, लेकिन इसका मीनिंग भी क्या आएगा? इनकम्प्लीट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो सकते हैं, लेकिन जो मीनिंग होगा वो यहां भी क्या है? इनकम्प्लीट है। अब आप बोलोगे इसका उदाहरण बताओ। यहां ध्यान से समझिएगा, मैंने लिखा इफ यू कम टुमारो। आप मुझे बताइए क्या इसका मीनिंग कंप्लीट है? लुक एट द सेंटेंस। हाँ हाँ, ऐड हो जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सुन नहीं रहे हो तुम अभी। पहले मैं जो बता रहा हूं वो सुन लो, या तुम बताओ प्लानर की बात कर लें। एक चीज कर सकते हैं, थोड़ा सा चीजों पर ध्यान दीजिए। यू आर वेरी स्मार्ट, बट स्मार्टनेस डजंट कम विथ these things के you are worried about those things and not focusing on important things. तो it's our prime responsibility dear, है ना? We have to follow up this. चलिए, तो क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? नहीं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो इसको जनरली हम क्लॉज कहते हैं। इतना अभी के लिए ध्यान रखना, आगे मैं बता दूंगा, ठीक है? आगे बढ़े। चलिए, तो आप देख रहे हो, हमने अभी देखा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, सेंटेंस बन गया वर्ड से। अब सेंटेंस में भी क्या है? अलग अलग शब्द हैं। सेंटेंस में भी क्या दिख रहे हैं आपको? अलग अलग शब्द। बोलो हाँ या ना। सेंटेंस में भी आपको अलग अलग शब्द दिख रहे हैं एवरीवन। तो इन शब्दों की भी अपनी पहचान होती है। यहां भी शब्द है, पहचान तो होगी, शब्द तो यहां भी है। तो इन्हीं की पहचान को पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो कहां से हम शुरू किए, कहां पहुंचे। हर चीज का प्रोसेस है, हर चीज का एक प्रोसेस है, और प्रोसेस से होकर गुजरोगे चीजों में मन लगेगा। डायरेक्ट बोलते हैं ना, लाइन तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, तो कई बार क्या है, कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं। अब पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स माने भाग। हम तो भाई एकदम तोड़ ताड़ के चलेंगे। पार्ट्स माने भागों, भाग भी नहीं, भागों। ऑफ माने का, की, के। स्पीच माने क्या होता है? भाषण। अब भाषण में आप देखते हो कि वाक्यों का यूज होता है, तो सामान्यतः वाक्य में जो वर्ड्स आ रहे हैं उनकी पहचान कितने होते हैं बताओ? चलिए भैया, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश? एक छोटा सा प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि यहीं से सारी चीजें तय होंगी। यस प्लीज एवरीवन, जल्दी बताइए। चलिए, तो बिल्कुल जो लोग 9 कह रहे हैं बदल लेना अपने आप को। देयर आर ओनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। ठीक है? इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं भैया? इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं भैया?
देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। डोंट से 7, डोंट से 8, पूरे के पूरे 8 हैं जो हैं वो यही है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं नाउन, ठीक, जल्दी जल्दी बताते जाओ। प्रोनाउन, सबसे पहले नाउन है, दूसरा क्या है, प्रोनाउन है, तीसरा जिसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव है। ठीक, इसके बाद क्या आता है, वर्ब है। इसके बाद क्या आता है, वर्ब है। वर्ब के बाद क्या आता है भैया, वर्ब के बाद आता है एडवर्ब। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई नियमावली, बट बेसिकली ये पैटर्न है, ये बहुत सही है, एकदम सीक्वेंस वाइज। वर्ब, एडवर्ब आता है, फिर कंजंक्शन आ जाता है, प्रपोजिशन आ जाता है ना। स्टॉप कॉलिंग इट प्रिपोजिशन, है ना। मैंने देखा है कई सारे विद्यार्थी इसको क्या कहते हैं, प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन, इट्स नॉट प्रिपोजिशन, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन। ठीक, प्रपोजिशन। लास्ट में क्या आ जाता है, इंटरजेक्शन। लास्ट में क्या आ जाता है भैया, इंटरजेक्शन। तो बेसिकली देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। अंग्रेजी में कितने पार्ट ऑफ स्पीच हो गए, है ना, 8 हो गए। अब कुछ लोग बोले आर्टिकल कहाँ है, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, दे जाएगा अभी, थोड़ा सा धैर्य रखोगे आर्टिकल भी दिख जाएगा। ठीक है, तो चिंतित होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हमें नहीं है। आगे बढ़े भाई, आई होप दैट्स क्लियर एवरीवन। चलिए, तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच हो गए, देख लिया हमने। अब 8 में देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, ये 7 हैं। 7 में भी सबसे ज्यादा ध्यान रखना। अब देखो ये हमारे पास सिलेबस का पार्ट नहीं है, सबसे ज्यादा स्टार महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे फिल इन द ब्लैंक उठा लो, चाहे कुछ भी। ठीक है, ठीक है, आई होप इट्स क्लियर एवरीवन। आगे बढ़े, चलिए एक एक करके छोटा छोटा वर्णन, बस थोड़ा सा एक ब्रीफ, जिससे कि कल हम लोग सारी चीजों को कैरी करेंगे। ठीक है, आराम आराम से। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं, बताइए जरा। लग रहा है एकदम बेसिक से, कोई ऐसा तो नहीं, नहीं सर आप बहुत हायर पढ़ा रहे हो, क्योंकि यहां से ही अब हम सीधे सीधे चीजों पर उतरेंगे, सो दैट आपको भी कोऑर्डिनेट करने में प्रॉब्लम ना हो, और एग्जाम तक आपका जो प्रॉपर वे ऑफ लर्निंग है वो तैयार हो जाए। हाँ भाई, कोई दिक्कत एनीवन, कि नहीं हम पहले दिन आए थे, हमें बहुत उम्मीद थी, हमारी उम्मीदें खराब हो गई हैं, ऐसा वैसा, मन में कुछ ऐसा तो नहीं। देखिए हमेशा याद रखिए, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एंड व्हेन यू लर्न, लर्न लाइक अ चाइल्ड। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी क्लास में जब भी आओ ऐसे सीखो, एकदम एकदम बालकन की तरह। और जब आप सीखोगे, आपका भाई है यहाँ, टेंशन नहीं लेना है बस, है ना। अब देखिए यहाँ कुछ लोग पूछ रहे हैं डिटरमिनर क्या है। देखिए डिटरमिनर एडजेक्टिव का ही भाग है, आगे आएगा, बताऊंगा। अभी के लिए ये ही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आई होप आप सब लोग जरूर आंसर करेंगे। नाउन की एक डेफिनेशन बचपन में हम सब ने पढ़ी है, एक बार कोई मुझे बताएगा पूरी डेफिनेशन प्रॉपर वाली, बचपन में जो पढ़ी थी, है ना, यही शायद हमने पढ़ा है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, फिर लगाया जोर से ईटीसी। याद है, बोलिए भाई, याद आ रहा है। हाँ हाँ, वी हैव लर्न दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। और भाई साहब मतलब ऐसे सुनाते थे एग्जाम में कि भाई ये सुना दिया तो ऐसा लग रहा है इतिहास रट लिया है। तो ध्यान रखने वाली बात है, देखिए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ईटीसी। इस पूरी डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एग्जाम में बिल्कुल डेफिनेशन नहीं आएगी, अब तो डिस्क्रिप्टिव भी नहीं होता। तो हमें क्या करना है, लर्निंग पर फोकस करना है, द प्रोसेस इज ऑफ लर्निंग, दैट्स द ओनली सिनेरियो। देखिए बस इस पूरी डेफिनेशन में हमारे लिए जो मूल यानी महत्वपूर्ण शब्द है वो है नेम। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण शब्द है वो क्या है भैया, नाम। अब इसको जरा हिंदी में समझते हैं। नाउन इज द नेम, नाउन नाम है, किसका नाम है, पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या केवल 3 चीजों के ही नाम होते हैं, क्या केवल 3 चीजों के ही नाम है, तो आप बोलेंगे नहीं भैया, आगे ईटीसी लिखा तो है, मतलब आगे इसी तरीके से अगर कोई शब्द आता है, एनिमल है, प्लेस है, उनका भी नाम है, वो भी नाउन है। तो हम क्यों इस डेफिनेशन के पीछे भागें, हमें सीधे सीधे इससे मतलब है नाउन क्या है भैया,
नेम हो गया। अब आगे एक्सेट्रा लगा है तो ये भी तय हो गया कि हर वो चीज जिसका एक नाम है, मतलब देखो हमारी अपनी डेफिनेशन तैयार हो गई। एवरीथिंग दैट हैज नेम इज नाउन, खत्म बात। हर वो चीज जिसका एक नाम है वो नाउन है। मेरा नाम है, जैसे कुछ लोग मेरा नाम को प्रभु बोलते हैं, है ना, प्रभु बोलते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई भृगु है मेरा नाम है, तुम भैया बोलो, बहुत बहुत है ना। तो भृगु है, मैं भृगु इज माय नेम। तो देखो भृगु आपका अपना नाम है। हाँ, स्पेलिंग का ध्यान रखना, इट्स BHRAGU, भृगु। कुछ लोग बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, अभी बोल ही रहे थे भृगु है भाई, है। और ज्यादा दिक्कत है अंग्रेजी वाले सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, हर वो चीज जो इसका एक नाम है, जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, क्लास नाम है, पेन नाम है, फैन नाम है, AC चल रहा है, कूलर चल रहा है, नाम है, जगह का नाम है, देश का नाम है, विदेश का नाम है। तो हर चीज जो नाम है वो नाउन है, ठीक है। सर एक डाउट है, वन प्रॉब्लम इज प्लूरल और सिंगुलर? वन प्रॉब्लम मतलब वन प्रॉब्लम वर्ड पूछ रहे हो? देखिए रेफरेंसिव चीजें हमेशा देखी जाती है ना, जिसके साथ वन आ रहा है सामान्य रूप से उसे सिंगुलर ही मानते हैं। और इसका एक ब्रॉड प्रारूप है, वो मैं आपको बताऊंगा नाउन जब हम शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप इट्स क्लियर। तो एवरीथिंग दैट हैज नेम इज नाउन, क्लियर। अब एक और पॉइंट आ गया, ऐसी कौन सी चीज है जिसका नाम नहीं है? बताओ, कुछ है जिसका नाम नहीं है? जस्ट थिंक अबाउट इट, कम ऑन एवरीवन। ऐसी कोई चीज जिसका नाम नहीं है आपकी नजरों में? तो देखिए, अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है, देखो कई बार क्या होता है, हम सोचते हो यार उसका नाम तो मुझे पता ही नहीं है, वो कैसे नाउन है? नहीं, अगर कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो उसका नाम तो होगा, हो सकता है मुझे ना पता हो। अब देखो आप लोग कह रहे हो प्रोनाउन, प्रोनाउन भी तो नाम है भाई, प्रोनाउन भी तो नाम है, सर्वनाम नाम हो गया, वो खुद भी तो नाम है। भले ही वो नाम के स्थान पर प्रयोग में आ रहा है, लेकिन है तो नाम ही, उसका अपना भी तो नाम है। आया ना? सबसे पहले तो वो नाम है ना, जब उसकी पहचान की बात हुई तब पता चला कि ये काम करता है। बेसिकली देखा जाए तो नाम है। अब एनोनिमस कुछ लोग बोल रहे हैं, अब एनोनिमस का मतलब होता है अज्ञात, यानी उसका नाम जो है वो होगा, मुझे नहीं पता। जैसे कई बार आपने देखा होगा कोटेशंस आती हैं, कोटेशन लिखी होती है और बोल देते हैं कि भाई इस कोटेशन को लिखा है किसी ने अज्ञात। अब अज्ञात मतलब उसने अपनी पहचान नहीं बताई है, लेकिन नाम तो है। तो याद रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका नाम ना हो, सब चीज का नाम है। तो सीधी सीधी एक प्योर जो बोलते हैं ना हमारी देसी डेफिनेशन, वो क्या निकल कर आई? एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। रीजन क्या आया? बिकॉज, बिकॉज नहीं पढ़ना है, बिकॉज, बिकॉज एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग हैज नेम। आई होप दैट्स क्लियर, दैट्स द सिंपल बाइफिकेशन। ये आसानी से हमने चीजों को बाइफिकेट कर दिया और आपके सामने ये प्रारूप आ गया कि भाई हर चीज नाउन है, ठीक है। क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो इस तरीके से पहले अब दिमाग में आपके फीड हो गया, नाउन माने नाम, खत्म। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो नाम ना हो, ठीक है। सर गूगल पर वन प्रॉब्लम सिंगुलर, तो मैंने बोला तो था प्रथम अभी आपको, आप अभी परेशान मत हो, थोड़ा सा धैर्य रखो, डाउन आने तो सब बता दूंगा। वन प्रॉब्लम सिंगुलर ही तो होता है, उसमें प्लूरल क्या है? बट वन क्या है, एक प्रोनाउन भी है जो फुल रेफरेंस में भी आता है, बताऊंगा आगे अभी, है ना क्या है। अभी के लिए चिंता मत करो, सब चीजों के लिए धैर्य रखो, आगे बढ़े। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपसे। ये देखिए, कई बार कुछ चीजें होती हैं और हमें लगता है कि होती नहीं, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? कोई बताएगा क्या लिखा है? ये वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस है, जो जनरली मैं पूछता हूं सभी विद्यार्थियों से। बताइए जरा, फटाफट से बताइए भाई, बोलिए तो सही, चुप क्यों हैं आप सभी? बोलिए भाई। एनीवन?
तो देखिए हम में से बहुत सारे लोग इसकी स्पेलिंग में अक्सर गड़बड़ा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने नहीं सुना। देखिए कई लोग 12 की स्पेलिंग में टीएच लगवा देते हैं, गलत है। इसीलिए मैं कहता हूं वर्ड कोई भी पढ़ो उसकी स्पेलिंग पर ध्यान देना। इट्स TWELFTH। ठीक है। हाँ देखिए कितने सारे लोग एकदम खतरनाक, गलती पे गलती, गलती पे गलती है, भीषण गलती। राइट। तो 12th की स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना। इट्स TWELFTH। ठीक है। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गई? अरे इसकी स्पेलिंग है, हम उससे लड़ने थोड़ी ना जाएंगे। हमने अब पढ़ा है, पहली बार है, क्योंकि आज तक 12th को लिखा ही है ऐसे। आजकल 12th को लिखा ही है ऐसे। अच्छा एक शब्द और मैं हिंदी में पूछना चाहूंगा। घोटाला वर्ड सुना है? घोटाले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया? व्हाट वी कॉल घोटाला इन इंग्लिश। तो देखिए मैं एक चीज आपको बस क्यों ये पूछ रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग ये सुनते हैं ना कि इस साल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ये शब्द है ना अपनाया। तो ये शब्द आते कहां से? देखिए ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाषा का ट्रेंड बहुत आवश्यक है समझना। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई नहीं कुछ भी उठा ले। एक शब्द होते हैं फॉर्मल, एक होते हैं स्लैंग। स्लैंग शब्द क्या है? जो चलन में है लेकिन फॉर्मल नहीं है। कई सारे हिंदी के शब्द ऐसे हैं जिन्हें स्लैंग, देखो कुछ लोग स्लैंग मतलब अब्यूसिव वर्ड समझते हैं, नहीं, हमेशा नहीं होता। लेकिन कुछ स्लैंग्स का मतलब इनफॉर्मल शब्द हैं जिन्हें आप फॉर्मली नहीं बोलते। कुछ वर्नाकुलर्स होते हैं, कई बार वो क्या होते हैं कि भाई हाँ है वर्ड लेकिन फॉर्मली यू कैन नॉट यूज इट। तो घोटाले के लिए देखो मूल शब्द क्या है? स्कैम है। लेकिन पहले प्रचलित ये शब्द था स्कैंडल। मैं आपको बता रहा हूं ट्रेंड। अब ये वर्ड कहां से आया? बना तो वर्ड है। अब किसी ने कहा स्कैंडल ऑफ मनी। अब इंडियंस आर लेजी कि भाई हमें तो शॉर्टकट चाहिए, तो उन्होंने क्या लिया? स्कैंडल से स्कैम, मनी का एम बना दिया स्कैम। अब 100 करोड़ लोग किसी शब्द को बोल रहे हैं, चलन में आ गया कि नहीं? करप्शन, भ्रष्टाचार है। 100 करोड़ लोग किसी शब्द को बोल रहे हैं, चलन में आ गया, चलन में आ गया तो भाई डिक्शनरी को बोला। अब डिक्शनरी कुछ नहीं कर सकती, डिक्शनरी भाई देख रही चलन में, अडॉप्ट कर लिया। अब इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल सेल्फी। तो हमें वर्ड्स के साथ परिचित रहना पड़ेगा। इसके लिए सुबह 8 बजे जरूर ध्यान रखें। बाकी रेगुलर क्लास ज्वाइन करें। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हम लोगों का आपस में भी, जिससे कि हम एक दूसरे को भी कहीं ना कहीं इस तरीके से समझ पाए कि हाँ भाई हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन एक प्रॉमिस खुद से करना कि सिलेक्शन तक अपने आप को पीछे नहीं रखूंगा। पहली क्लास का मतलब सिर्फ ये नहीं कि भाई आज ही एनर्जी है, हर क्लास में वही एनर्जी रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना। डेक्स्ट्रस गुणवान को कहते हैं। डेक्स्टर होता है ना, डेक्स्टर की लेबोरेटरी, एक कार्टून आता था, मुझे याद है आज भी, आपने भी देखा हो। तो डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा गुणवान है, स्किल्ड है। ठीक है, तो दैट्स द पॉइंट। ठीक है, तो आज हम लोग यही रखते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड प्लीज बी रेडी एंड लर्न एवरीथिंग। और जो मैंने कहा है उसका विशेषकर ध्यान रखना। बेहतर तरीके से हम लोग सारी चीजें सीखेंगे, बेहतरीन ढंग से। ठीक है, सो बी रेगुलर। मिलता हूं आपसे कल। एंड अच्छे से पढ़ो, खूब खुश रहो, मेहनत करो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद एवरीवन।